हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार बताइए कि आवाज की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज ठीक है और आप सभी कैसे हैं। बिल्कुल बढ़िया है। और प्यारे बच्चों, आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही है, एक बार आप लोग फटाफट से बता दीजिए। क्योंकि आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा एकदम आपके सामने है, 2 से 3 महीने बचा हुआ है। और प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, जम के मेहनत करना है, स्मार्ट स्टडी करना है, ताकि प्यारे बच्चों जो भी आपने टारगेट सोचा होगा, अपने दिमाग में लक्ष्य रखा होगा, उसको आप अचीव कर पाए, प्राप्त कर पाए। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए, खुद से भी पढ़िए। ऐसा नहीं कि खुद से नहीं पढ़ेंगे। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, चाहे कितना भी टीचर, कितना भी महान टीचर आपको पढ़ाए, अगर आप खुद से नहीं करेंगे सेल्फ स्टडी, तब तो नहीं होने वाला है। तो आप प्यारे बच्चों पढ़ाई के साथ साथ सेल्फ स्टडी कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए जरूरी है। तो आप सभी बताइए, सबसे पहले आप लोग ठीक है, बढ़िया है। और आज की जो कक्षा है, आज की कक्षा में हम लोग क्या पढ़ने वाले, इंग्लिश पढ़ने वाले। और इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, समरी पढ़ेंगे। आज पढ़ने वाले समरी, जो इंपॉर्टेंट समरी है फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, जो महत्वपूर्ण समरी है, उसी समरी को हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, ये संभावित है कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा। ठीक है, तो संभावित समरियां हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। और ये समरी इतना इजी लैंग्वेज में होगा जो आपको 100% समझ में आएगा। अगर आप पूरा यहाँ पे एकदम कंसिस्टेंसी से देखेंगे ना, एकदम यहाँ पे एकदम पूरा ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे ना, इसको आप लोग क्लास ध्यान पूर्वक करेंगे ना, तो आपको प्यारे बच्चों रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एकदम आसान भाषा में आपको समरी ये बतलाया गया है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं ना, फटाफट से आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से लाइक भी कर दीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो नंबर नोट कीजिए, 9135742024। ठीक है। आप इस पे मैसेज करके फटाफट से व्हाट्सअप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद से अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाने के बाद से अगर आप पीडीएफ नोट्स नहीं बनाए हैं ना, अगर नोट्स आप नहीं बनाए हैं चैप्टर वाइज, तो प्यारे बच्चों नोट्स ले लीजिए, 399 में मिलेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आस्क बोर्ड का प्ले स्टोर से जाके अप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अप्लीकेशन डाउनलोड करके 399 पे करके वहां से पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो जिसको नहीं आता है प्यारे बच्चों, ये नंबर नोट कीजिए, 6299248935। ठीक है, आप इस पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्रिटिकल सिचुएशन है तब आप कॉल कीजिएगा, हम आपसे बात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये सब छोड़िए प्यारे बच्चों, जो इंपॉर्टेंट समरी है उसको हम लोग पढ़ते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला, वो समरी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला नंबर समरी हमें स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर समरी है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, समझिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग का मतलब क्या होता है, गाना होता है ना। अब माई सेल्फ का मतलब क्या होता है, स्वयं के लिए, खुद के लिए, है ना, यही ना होता है। यानी स्वयं के लिए गाना, ये क्या है, एगो प्यारे बच्चों याद रखना है कि ये एक प्रकार का क्या है, कविता है। यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है, वो कविता है, जिसको किसके द्वारा लिखा गया है, तो वाल्ट व्हाइटमैन साहब के द्वारा लिखा गया है। और वाल्ट व्हाइटमैन एगो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के क्या थे, कवि थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपसे पूछेगा कि राइट ए शॉर्ट नोट समरी, यहाँ पे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो आपको कैसे लिखना है हम आपको बताएंगे और एकदम इजी लैंग्वेज में बताएंगे। तो सबसे पहले चलिए हम इनका थोड़ा सा लेखक परिचय जान लेते हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है। तो हमने आपको अभी बताया कि वाल्ट व्हाइटमैन है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है, वाल्ट व्हाइटमैन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जिनका जन्म 31 मई 1819 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 26 मार्च 1892 में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इनकी नेशनलिटी जो थी प्यारे बच्चों, नागरिकता थी अमेरिकन थी, यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के ये थे। तो इतना आपको पता लग गया। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपसे पूछा जाएगा ये समरी ना, तो आपको ऐसे ही लिखना है। अगर 5 नंबर का समरी है और किसी कारणवश एग्जामिनर को आपका राइटिंग नहीं पसंद पड़ा और आप सिर्फ समरी लिखे हैं, तो हो सकता है कि 1 नंबर काट लें, है ना। लेकिन प्यारे बच्चों ऐसे सजा के लिखिएगा ना कि इनका नाम और प्यारे बच्चों बोर्न और डे, तो ये सब लिख दीजिएगा ना, तो जो चाहेगा कि हाँ ये 1 नंबर हम काट सकते हैं, वो भी सोचेगा कि नहीं बच्चा मेहनत किया है, 1 नंबर इसको दे ही देते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को ऐसा लिखना है, शुरू में ऐसा लिख दीजिएगा। चलिए अब हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं। समरी क्या है, समरी आपको कैसे लिखना है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ए ब्यूटीफुल पोएम। क्या लिखना है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ए ब्यूटीफुल पोएम। यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है, वो सुंदर सी कविता है यहाँ पे, जिसको कंपोज किसने किया था, बाबू वाल्ट व्हाइटमैन साहब ने किया था। तो सिंपल सा आप लोग इसका समरी कैसे लिखिएगा, ये हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। इस पे ध्यान नहीं देना, दीजिएगा कब, जब प्यारे बच्चों आपको कुछ लगे कि हाँ यहाँ पे हमको इंग्लिश वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, तो हम है समझा देंगे। लेकिन जब पीडीएफ नोट्स तो देंगे, अभी के लिए नहीं, जब पीडीएफ नोट्स देंगे तो उसमें नहीं देखिएगा, पहले अपने से इसको कीजिएगा कि सर क्या क्या बताएं। ये हम लिख दिए हैं ताकि जहां पे आप पुनः समझ में आए आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जो भी हम अनुवाद करेंगे हिंदी में, वही अनुवाद को समझना है ज्यादातर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा हो गया है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्या लिखा गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ए ब्यूटीफुल पोएम। क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है, एक
सुंदर सी कविता है। पोएम का मतलब क्या, कविता। कविता कंपोज्ड बाय लिखा गया है वाल्ट वाइटमैन, जो कि प्यारे बच्चों लिखा गया है वो वाल्ट वाइटमैन द्वारा। यानी ब्यूटीफुल पोएम है क्या, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी स्वयं के लिए गाना है वो क्या है, सुंदर सी कविता है, जिसको कंपोज किया गया है, लिखा गया है किसके द्वारा, वाल्ट वाइटमैन के द्वारा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इन दिस पोएम का मतलब क्या होता है, इस कविता में। इन दिस पोएम का मतलब इस कविता में ही टेल्स अबाउट हिमसेल्फ, यानी वह स्वयं के बारे में बताते हैं। इस कविता में वह स्वयं के बारे में बताते हैं। आवाज ठीक है बाबू, चलिए ठीक है। यहाँ पे वह इस कविता में स्वयं के बारे में बताते हैं। यहाँ पे देखिए इन दिस पोएम, यानी इस कविता में ही टेल्स अबाउट हिमसेल्फ, यानी वह खुद के बारे में बताते हैं। ही एंजॉय हिमसेल्फ, यानी वो खुद के क्या, वो स्वयं में आनंद करते हैं, वो स्वयं के बारे में बताते हैं और स्वयं में ही क्या होते हैं, एंजॉय का मतलब क्या, आनंद, आनंदित होते हैं, वो स्वयं को ही आनंद महसूस करते हैं। और यहाँ पे लिखा गया ही सिंग्स फॉर हिमसेल्फ, वो स्वयं के लिए गाते भी हैं, है ना। ये प्यारे बच्चों इस कविता में है और आपको ऐसे ही लिखना है और आपको 100% याद करा के मानेंगे हम इस वीडियो में। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ए ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय, यहाँ पे हो जाएगा वाल्ट वाइटमैन। यहाँ पे याद रखना इन दिस पोएम, यानी इस कविता में प्यारे बच्चों लिखना है कि टेल अबाउट हिमसेल्फ, वो स्वयं के बारे में बताते हैं। ही एंजॉय हिमसेल्फ, यानी वो स्वयं को आनंद करते हैं। और प्यारे बच्चों फिर लिखा गया ही सिंग्स फॉर हिमसेल्फ, यानी वो स्वयं के लिए ही गाते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया क्या, ही सिंग्स फॉर हिमसेल्फ, यानी वो स्वयं के लिए ही गाते हैं। अब देखिए कि ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर, क्या लिखे हैं कि ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर, वो दूसरे से भिन्न नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हम दूसरे से भिन्न नहीं है। ही बोला गया है कि ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर, यानी वो दूसरे से भिन्न नहीं है ना। यहाँ पे ही से दैट, वह कहते हैं। ही से दैट का मतलब क्या होता है कि वह कहते हैं कि एवरी एटम्स, एटम्स का मतलब क्या होता है, कण, ऑफ हिज ब्लड, है ना। यहाँ पे ब्लड लिखिए या बॉडी लिख दीजिए, है ना, ब्लड लिखिए या बॉडी लिखिए। यहाँ पे बिलोंग्स टू हिम, यहाँ पे देखिए सोल, सोल का मतलब क्या, आत्मा, यानी वह कहते हैं, यहाँ पे याद रखना कि ही से दैट, यानी वह कहते हैं कि हमारे ब्लड का, यानी हमारे शरीर का जो भी कण है ना प्यारे बच्चों, आत्मा से, बिलोंग का मतलब क्या, जुड़ा हुआ, यानी आत्मा से संबंधित है। हमारे शरीर का हर छोटा सा कण प्यारे बच्चों, हमारे शरीर का हर छोटा सा कण आत्मा से जुड़ा हुआ है ना। ये बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम दूसरों से भिन्न नहीं है, हम खुद में एंजॉय करते हैं, हम खुद में गाते हैं, हम खुद को आनंदित महसूस करते हैं। कौन बोल रहा है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वाल्ट वाइटमैन बोल रहा है। तो इतना आपको समझ में आ गया। ही आस्क ऑल द यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सेप्ट द ट्रूथ, यानी वो सबसे बोलते हैं कि सच्चाई को स्वीकार कीजिए, वो सबसे बोलते हैं कि सच्चाई को स्वीकार कीजिए। तो यहाँ पे ये वाला आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया। क्या लिखेगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ए ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में रखना है कि वाल्ट वाइटमैन। इन दिस पोएम, यानी वह इस कविता में प्यारे बच्चों क्या करते हैं, खुद को एंजॉय करते हैं, वो खुद के बारे में बताते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, टेल अबाउट हिमसेल्फ, वो खुद के बारे में बताते हैं, वो खुद के बारे में एंजॉय करते हैं, यानी खुद से एंजॉय करते हैं और खुद के यानी स्वयं के लिए ही गाते हैं, है ना। और वो बोलते हैं कि मैं दूसरों से भिन्न थोड़ी हूं, जैसे आप है वैसे मैं हूं, लेकिन मैं ये काम करता हूं, मैं खुद को आनंद लेता हूं, मैं खुद से क्या करता हूं, मैं खुद के ऊपर गाना गाता हूं, मैं खुद से आनंद लेता हूं, सब कुछ मैं खुद करता हूं। तो मैं भी तो इंसान हूं ना, मैं खुश हूं इतना, मैं दूसरों की बुराई नहीं देखता, मैं दूसरों की बुराई नहीं करता, ये नहीं करता, है ना। और बोलते हैं कि सत्य को अपनाओ, सत्य को अपनाओ, ये बोलते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कि वाट एवर ही से, यानी प्यारे बच्चों वाट एवर ही से कम फ्रॉम, यहाँ पे देखिए हिज हार्ट, है ना। यानी कहते हैं कि जब भी कुछ कहते हैं तो प्यारे बच्चों वो अपने दिल से कहते हैं। वाट एवर ही से, यानी जब भी कुछ कहते हैं, वाट एवर ही से मतलब क्या कहना, कम फ्रॉम हिज हार्ट, यानी कहने का मतलब वो अपने दिल से कहते हैं, यानी जब भी कुछ कहते हैं तो वो अपने दिल से कहते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू हिम, यहाँ पे लिखा गया है अकॉर्डिंग टू हिम, यहाँ पे देखिए लाइफ इज नॉट फॉर ए बेड ऑफ, यहाँ देखिए रोड, यानी अकॉर्डिंग टू हिम का मतलब क्या हो गया, उनके अनुसार, है ना। यानी उनके अनुसार जो लाइफ है, लाइफ का मतलब क्या होता है, जीवन जो होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे गुलाब के फूल के बिस्तर की तरह नहीं है। उनके अनुसार बोला जाता है कि जो हमारा जीवन है, वो बोल रहे हैं, यानी यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो जीवन है गुलाब के फूलों के बिस्तर की तरह नहीं है। वहां पे यही बता रहे हैं कि आप देखिए वाट एवर ही से, यानी कहते हैं प्यारे बच्चों वो कुछ भी कहते हैं, कम फ्रॉम हिज हार्ट, वो कुछ भी कहते हैं अपने दिल से कहते हैं, वो कुछ भी कहते हैं अपने दिल से कहते हैं। अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ, उनके अनुसार जो लाइफ है यानी जो जीवन है, यहाँ पे लिखा गया है कि इज नॉट ए बेड फॉर रोज, यानी रोज यानी फूल के बिस्तरी की तरह जीवन नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इट
इज यहाँ पे याद रखिएगा कि ब्लेंडेड ऑफ बोथ, यहाँ पे याद रखिएगा कि हार्डशिप एंड यहाँ पे याद रखिएगा हैप्पीनेस। यानी जो जीवन होता है ना प्यारे बच्चों, जो जीवन होता है प्यारे बच्चों सुख दुख से भरा होता है। वो बोल रहे हैं कि जो हमारा जीवन होता है गुलाब के फूलों के बिस्तर की तरह नहीं है, एकदम मुलायम सॉफ्ट। जो हमारा जीवन होता है इसमें दुख भी आता है, सुख भी आता है, सब चीज भरा होता है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहां पे याद रखिएगा कि लाइफ इज द बेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड, यानी जो हमारी जिंदगी है ना भगवान का दिया हुआ एगो तोहफा है। जो हमारी जिंदगी मिली हुई है भगवान का दिया हुआ एगो तोहफा है, ये बताते हैं। यहाँ पे याद देखिए ही सेड दैट, यहाँ पे वो कहते हैं कि मेनी पीपुल यानी कुछ लोग, यहाँ पे देखिए फाइट फ्रॉम रिलीजन, यानी प्यारे बच्चों ऐसे बताते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं प्यारे बच्चों, जो कुछ लोग होते हैं 100 में से 1-2% जो लोग होते हैं प्यारे बच्चों अपने रिलीजन के लिए लड़ते हैं, प्यारे बच्चों अपने धर्म के लिए लड़ते हैं। वो यही बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, यानी कुछ लोग होते हैं दुनिया में, कुछ लोग हैं जो धर्म के बारे में लड़ रहे हैं, धर्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, धर्म के बारे में रिलीजन के बारे में लड़ रहे हैं। तो वो ये बोलते थे, वो बोलते हैं कि मेरा हाथ का खून काटो और किसी मुस्लिम का हाथ का खून काटो, चाहे कोई सिख हो उसके हाथ का खून मतलब काटो, उसमें से खून निकालो और वो खून को देखो कि यह खून क्या अलग अलग है। ये इन्होंने बताया था। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं कि धर्म के नाम पे लड़ते हैं, जो कि बाकी सब लोग सेम है, सबको भगवान ने ही बनाया है। ये किसने बताया? तो ये वाल्ट वाइटमैन बताते हैं अपने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के बारे में, है ना, जो पोएम लिखे उसमें बताते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ही से दैट, यानी कहने का मतलब क्या, ही से वो कहते हैं कि डेट मैनी पीपुल, यानी कुछ जो लोग होते हैं अपने धर्म के लिए लड़ते हैं, है ना, यहाँ पे बट इज नॉट गुड, लेकिन ये सही नहीं है, धर्म के आधार पर लड़ना ये सही नहीं है। सबको भगवान ने बनाया, जैसा हिंदू का खून वैसा मुस्लिम का खून, वैसा सिख का खून वैसा ईसाई का खून है। ठीक है, वो किसने कहा था? वाल्ट वाइटमैन ने कहा था। यहाँ पे याद रखना है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि ही इज नॉट गुड, ये सही नहीं है। ही यहाँ पे बिलीव इन द, यहाँ पे याद रखने की बेटरमेंट फॉर द वर्ल्ड, यानी वो विश्व की भलाई के लिए सोचते हैं, है ना। वो क्या करते हैं कि ऐसा ये रिलीजन में विश्वास नहीं करते हैं, वो विश्व की भलाई के लिए सोचते हैं। तो यहाँ पे आपको यही लिखना है कि यहाँ पे बट, यहाँ पे लिखिएगा कि ही, यहाँ आप देखिए बिलीव्स इन द, यहाँ पे क्या लिखा है? बेटरमेंट फॉर द वर्ल्ड, यानी वो विश्व की, यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिखिएगा दुनिया की भलाई के लिए विश्वास करते हैं, चाहे भलाई के लिए देखते हैं। ठीक है, ही यहाँ पे देखिए याद रखिएगा कि सो ही, यहाँ पे देखिए एडवाइज अस टू बी, यहाँ पे देखिए हैप्पी एंड मेक अदर हैप्पी, यानी प्यारे बच्चों वो इसीलिए सभी को सलाह देते हैं कि खुश रहो और खुश रहने दो सबको, है ना, दूसरों को भी खुश रखो, खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। तो ये हमारा पहला समरी समाप्त होता है। कितना इजी है जी, इतना इजी आपके लिए समरी टाइप किए हैं जो आपको 100% की समझ में आ गया होगा। ठीक है, समरी आपको पूरा का पूरा समझ में आया, एक बार बता दीजिए, है ना। यानी एक ओवरऑल इस चैप्टर की समरी की बात करें तो ओवरऑल इस समरी में क्या है कि जो वाल्ट वाइटमैन है ना, ये वो क्या है, एक प्यारे बच्चों पोएट है, एक सुंदर सी ये कविता है जो वाल्ट वाइटमैन के द्वारा लिखा गया है। और वो कहते हैं कि प्यारे बच्चों मतलब इस कविता में बताते हैं कि मैं खुद को एंजॉय करता हूँ, मैं खुद को बारे में लिखता हूँ, मैं खुद मतलब स्वयं को क्या, स्वयं को गाता हूँ। ठीक है, और मैं दूसरों से तो भिन्न नहीं हूँ, जैसे आप है वैसे मैं भी हूँ, है ना। वो ये सब बताते हैं कि हाँ मैं दूसरों से भिन्न तो नहीं हूँ, है ना। और ये भी बताते हैं साथ में कि जितने भी आपकी जो जिंदगियां हैं वो आपकी जिंदगियां गुलाब की पंखुड़ी की तरह, चाहे गुलाब के बिस्तर की तरह नहीं है इतना आसान। जो आपकी जिंदगी है उसमें उतार चढ़ाव आता है, दुख मुसीबत आता है, सुख दुख आता है। तो प्यारे बच्चों इसका डट का सामना कीजिए। और ये भी साथ में बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, कुछ मेनी पीपुल यानी कुछ लोग होते हैं जो रिलीजन के नाम पे फाइट करते हैं, है ना, धर्म के नाम पे लड़ते हैं, लेकिन ये उसके लिए सही नहीं है। अगर आपको कुछ करना है तो पूरे विश्व की अच्छाई के लिए कीजिए। और लास्ट में इन्होंने ये बताया कि ना खुद जलो ना दूसरों को देख के जलो, है ना, खुद खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो, ऐसा ना हो कि आपकी वजह से कोई दूसरा दुखी रहे। तो ये इस प्यारे बच्चों सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का एक समरी था जो आपको 100% की क्लियर हो गया होगा। एक बार बताइए, हो गया ना। देखिए सभी बच्चे बता रहे हैं यस सर जी क्लियर हो गया, तो ये आप लिख दीजिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों ये 2025 के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 2025 के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे ये 2025 में ये भी पूछा जा सकता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन का मतलब क्या, भारतीय, सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता, कल्चर का मतलब क्या, संस्कृति, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इसके लेखक कौन है? तो प्यारे बच्चों आपको पता है ना, महात्मा गांधी जी हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर डालिएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर का हम लोग क्या करेंगे, समरी पढ़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बाबू, समरी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे डालिएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है, महात्मा गांधी जी है। ठीक है, याद रखना है, जिनका जन्म आपको पता है कि 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर इन गुजरात, यानी गुजरात के पोरबंदर में बाबू इनका
2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ था किसका? गांधी जी का। अब बात किया जाए यहाँ पे डाइड यानी मृत्यु की, तो मृत्यु 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनको गोली मार दिया गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी इज नोन एज फादर ऑफ नेशन ऑफ बापू, यानी महात्मा गांधी को प्यारे बच्चों राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको क्लियर रखना है। और जो हम उधर हिंदी लिखे थे वो प्यारे बच्चों सिर्फ आपको जब पीडीएफ देंगे ना तो उसमें समझने के लिए देंगे। क्यों देंगे? ताकि उस समय तो हम आपको समझा नहीं रहे होंगे। अभी तो मान लीजिए कि हमने ये पीछे वाला समरी कराया तो इसका हमने कन्वर्ट करके अपने भाषा में खूब बढ़िया से समझा दिया, लेकिन जब आपके पास ये पीडीएफ प्राप्त होगा तो आप खुद से समझेंगे और जहां पे नहीं समझ में आएगा इधर देख लेंगे। इसीलिए दिए हैं कि बच्चों को पूरी सुविधा दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो अब प्यारे बच्चों हमने तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में पढ़ लिया। अब चलिए इसका समरी देख लेते हैं। बहुत अच्छा तरीके से समरी बताएंगे जो आपको पूरा समझ में आएगा। तो इंडियन सिविलाइजेशन एज कल्चर, यहाँ पे इसका समरी देख लेंगे, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो इस यहाँ पे दिस ऐसे, ऐसे का मतलब क्या प्यारे बच्चों? निबंध, है ना। यानी ये जो निबंध है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी, है ना। यानी प्यारे बच्चों इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी यह जो निबंध है इसको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को किसने लिखा है? महात्मा गांधी जी ने लिखा है। हु इज नोन एज फादर ऑफ नेशन ऑफ बापू, जिसे हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर प्यारे बच्चों 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात एट पोरबंदर इन गुजरात। यानी जो महात्मा गांधी है प्यारे बच्चों इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इतना तो आप जानते हैं ना, इतना तो लिख सकते हैं ना कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एसे, क्या है? एक एसे है। यानी दिस एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी, जिसे हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि फादर ऑफ नेशन ऑफ बापू, यानी जिसे हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, उन्होंने लिखा है ये ऐसे निबंध। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जिनका जन्म प्यारे बच्चों 2 अक्टूबर को कहां पे हुआ था प्यारे बच्चों? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कब हुआ था? तो 1869 में हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया। इन दिस ऐसे यानी इस निबंध में महात्मा गांधी जी हैज हाईलाइटेड फ्रॉम साइलेंट फीचर ऑफ द, यहाँ पे याद रखना इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी इस ऐसे में, इस निबंध में महात्मा गांधी जी ने प्यारे बच्चों क्या किया है? प्रकाश डाला है। किस पे? तो याद रखना है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति पे क्या प्रमुख विशेषताओं पे प्रकाश डाला है ना। यानी इस ऐसे में महात्मा गांधी जी ने क्या किया है? भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्यारे बच्चों क्या किया है कि संस्कृति पे मुख्य रूप से प्यारे बच्चों क्या किया है? साइलेंट फीचर, यानी कहने का मतलब क्या? मुख्य रूप से क्या किया है? इस पे प्रकाश डाला है कि जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है कैसी है, इसके बारे में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में बताते हैं। इतना क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। आगे बढ़िए। आगे है कि इस यहाँ पे ही से दैट, यानी वह कहते हैं। ही से दैट का मतलब क्या होता है? वह कहते हैं। क्या कहते हैं कि यहाँ पे फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज फॉर बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बीटन इन द वर्ल्ड बिकॉज वी आर फ्लोइंग द पाथ ऑफ आवर, यहाँ पे देखिए, अनसर्टस मेड फॉर अस। नहीं समझ में आया? हमको पता है नहीं समझ में आया। चलिए अब समझाते हैं, लाइन बाय लाइन करके समझाते हैं कि हिज से वह कहते हैं, ही से वह कहते हैं कि डेट फाउंडेशन, फाउंडेशन का मतलब होता है नींव, है ना। नींव, 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 है ना। यहाँ पे ही से दैट फाउंडेशन ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन, यानी जो भारतीय सभ्यता की नींव है, जो भारतीय सभ्यता की नींव है, इज फॉर बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी जो हमारी भारतीय सभ्यता की नींव है वो कई गुना ज्यादा वेस्टर्न सिविलाइजेशन से अच्छा है। ये बता रहे कि यहाँ पे ही से दैट, वह कहते हैं कि फाउंडेशन ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन इज फॉर बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कहते हैं कि जो भारतीय सभ्यता की नींव है ना वो कई गुना अच्छा है वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, है ना। यहाँ पे आवर सिविलाइजेशन यानी हमारा सिविलाइजेशन कैन नॉट बीटन यहाँ पे इन द वर्ल्ड, यानी बोल रहे हैं कि हमारा जो सभ्यता है उसको पूरे वर्ल्ड में कोई बीट नहीं कर सकता। जो भारत की सभ्यता है उसको वर्ल्ड में कोई बीट नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी लिखा गया है कि सिविलाइजेशन कैन नॉट बीटन इन द वर्ल्ड, है ना। बिकॉज, बिकॉज का मतलब क्योंकि वी आर फॉलोइंग, यानी हम लोग फॉलो करते हैं क्या? द पाथ, पाथ का मतलब क्या? रास्ता, ऑफ आवर अनसर्टस, अनसर्टस का मतलब क्या? पूर्वज, मेड फॉर अस, यानी हम लोग उस रास्ते को फॉलो करते हैं जो प्यारे बच्चों हमारे पूर्वज हमारे लिए बना के गए हैं। मेड फॉर अस यानी हमारे लिए बनाए गए हैं, हमारे पूर्वज जो हमारे लिए बना के गए हैं हम उसी रास्ते को फॉलो करते हैं। आज भी भारतीय संस्कार है। आज भी देखिए गांव में महिलाएं साड़ी सूट पहन के घूमती है, खूब बढ़िया बढ़िया, लेकिन जाइए वेस्टर्न सिविलाइजेशन में आधा बॉडी पहन के घूमेंगी, है ना। आपको पता होगा ना वहां पे क्या होता है। आज भी हमारे गांव में क्या होता है प्यारे बच्चों की शादी ब्याह होता है खूब बढ़िया से धूमधाम से। अब जाइए वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, बाबू 3-3 4-4 को लड़का हो जाएगा लेकिन पता लगेगा कि शादी अभी नहीं हुआ है। तो गांधी जी बोलते हैं कि हमारा जो सिविलाइजेशन है ना कैन नॉट बीटन इन द वर्ल्ड, यानी हमारे जो सभ्यता है, भारत की जो सभ्यता है, इसको पूरे दुनिया में कोई पिछाड़ नहीं सकता है
है ना, क्योंकि जो हमारा सभ्यता और संस्कृति है हमारे लिए जो हमारे पूर्वज है वो बना के गए हैं और उसी रास्ते में हम लोग फॉलो करते हैं, यही तो बता रहे हैं गांधी जी। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़िया यहाँ पे कि देयर इज ए चार्ज अगेंस्ट अस बाय वेस्टर्न पीपुल, है ना, यानी जो पश्चिमी लोग हैं उनके द्वारा प्यारे बच्चों क्या किया गया, एगो आरोप लगाया गया। चार्ज का मतलब क्या हो गया, आरोप, यानी देयर इज ए चार्ज अगेंस्ट, यहाँ पे याद रखना है कि अस बाय वेस्टर्न पीपुल, यानी पश्चिमी लोगों के द्वारा एगो क्या किया गया, आरोप लगाया गया कि दैट वी आर, यहाँ पे इनोग्रेंट एंड यहाँ पे देखिए एस्ट्रोलेट, यहाँ पे क्या लिखा है, एस्ट्रोलेट, कि हम लोग क्या है प्यारे बच्चों, अज्ञानी हैं और प्यारे बच्चों क्या है, मूर्ख हैं। यानी वेस्टर्न पीपुल के लोगों के द्वारा यह बतलाया गया कि जो भारत के लोग हैं ना वो अज्ञानी है और क्या है प्यारे बच्चों, मूर्ख है ना। यानी वही अज्ञानी है और प्यारे बच्चों क्या, मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि का मतलब मूर्खी हुआ, है ना, अज्ञानी है और मंद बुद्धि है। ये बोल रहे हैं गांधी जी कि वेस्टर्न पीपुल के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि हाँ जो भारत के लोग होते हैं क्या होते हैं, अज्ञानी होते हैं और ये मूर्ख होते हैं। लेकिन गांधी जी क्या कहते हैं, यहाँ पे याद रखना है कि बट गांधी जी से, यानी गांधी जी कहते हैं कि दिस चार्ज, यानी ये जो आरोप है, इज अगेंस्ट आवर मेरिट, यानी मेरिट का मतलब योग्यता, यानी ये जो हमारा आरोप है, चार्ज का मतलब क्या, आरोप, आरोप है वो क्या है, हमारे योग्यताओं के खिलाफ है। ये जो आरोप लगाते हैं वेस्टर्न पीपुल, पश्चिम सभ्यता वाले लोग, वो हमारे प्यारे बच्चों क्या है, याद रखना है कि योग्यताओं के खिलाफ है ना। तो यहां पे आपको याद रखना है वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग, वो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, बट आवर सिविलाइजेशन, यानी हमारा सिविलाइजेशन डज नॉट गिव अस यहाँ पे प्रोमिशन इन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे याद रखना है परमिशन टू डू सो, यानी जो हमारा सभ्यता है हमको इसको करने की इजाजत नहीं देता। चाहते तो हम लोग भी बिना शादीशुदा रह लेते हैं, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। आप भी देखिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होगा कितना शिकायत होता है गांव देहात के एरिया में। अब तो आस्ते आस्ते लोग पश्चिमी सभ्यता को भी क्या कर रहे हैं, अपना रहे। देख रहे हैं ना आप लोग इंस्टाग्राम पे कैसे मुजरा चल रहा है, छोटा छोटा ड्रेस पहन पहन के, है ना। तो लोग तो अब अपना ही रहे हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है। जो हमारा सभ्यता है ना, इतना सुंदर सभ्यता, एक किसी लड़की को देखिएगा साड़ी में, एक किसी लड़की को वहीं देख लीजिएगा दूसरे ड्रेस में, शॉर्ट ड्रेस में, कितना गंदा लगता है ना। लेकिन आजकल लोग वही पसंद करते हैं। यहाँ पे याद रखना है कि फिर कहते हैं प्यारा बच्चों की बट आवर सिविलाइजेशन, यानी जो हमारी सभ्यता डज नॉट गिव अस प्रोमिस, यानी प्रोमिस नहीं देता है ये सब करने का। हमारा सभ्यता बोलता है कि शादी से पहले तुम ये करो वो करो, नहीं ना कहता है, चाहे प्यारा बच्चों ऐसे ड्रेस पहनो, कुछ भी नहीं कहता है। तो हमारा जो सिविलाइजेशन है वो हमको इजाजत नहीं देता है, ये गांधी जी कहते हैं। क्लियर हो गया ना इतना। तो यहाँ पे फिर से शुरू सुनिए कि देयर इज चार्ज अगेंस्ट अस बाय वेस्टर्न पीपुल, यानी चार्ज का मतलब क्या, आरोप, यानी पश्चिमी लोगों के द्वारा आरोप फैलाया गया कि हम लोग क्या है, मंद बुद्धि, मूर्ख हैं, है ना। यहाँ पे बट गांधी जी कहते हैं, गांधी जी से दैट, यहाँ पे ये जो आरोप है, चार्ज का मतलब क्या, आरोप, इज अगेंस्ट आवर मेरिट, ये हमारी योग्यताओं के खिलाफ है। वी कैन डू, यहाँ पे याद रखना कि वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, बट आवर सिविलाइजेशन, जो हमारी सभ्यता है, डज नॉट गिव अस प्रोमिस टू डू सो, लेकिन इसकी इजाजत नहीं देता है हमारी सभ्यता। ठीक है, आगे बढ़िए कि गांधी जी से दैट, यानी गांधी जी कहते हैं कि आमन अनसर्टस, अनसर्टस का मतलब क्या, पूर्वज, यहाँ पे प्रिफर्ड विलेज टू सिटीज, है ना, यानी जो हमारे पूर्वज थे शहरों की अपेक्षा गांव में रहना पसंद करते थे, बिकॉज, क्योंकि दे नहीं, वो जानते थे कि वहां पे सिटीज में क्या होगा, फुल वायलेंस होगा, क्राइम्स होगा, है ना, रॉबरी होगा, डकैती होगा, चोरी होगा, ये सब क्या होता है प्यारे बच्चों, एंड यहाँ पे थीफिंग, है ना। यानी गांधी जी कहते हैं कि जो हमारे अनसर्टस है, जो हमारे पूर्वज है, गांव की अपेक्षा, बाबू शहरों की अपेक्षा गांव में रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि शहरों में क्या होगा, क्राइम होगा, फुल ऑफ वाइन्स होगा, क्या होगा, रॉबरी होगा, ये सबसे भरा हुआ है। बट इन विलेज पीपुल लिव्स इन, यहाँ पे प्लेस, यानी कहने का मतलब क्या कि यहाँ पे जो गांव के लोग हैं ना, अभी भी क्या है प्यारे बच्चों, पीस, यानी कहने का मतलब क्या, पीस यानी शांति से हैं। शहरों में अभी भी है, अभी भी देखते होंगे दंगा फंगा जितना भी होता होगा शहर में भी होता होगा, लेकिन अभी गांव कितना भी है तो सुरक्षित है ना। तो गांधी जी कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज है ना, शहरों की अपेक्षा गांव में ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि उन लोगों को पता था कि गांव में रोबरी, डकैती, ये सब जितना भी वायलेंस है ये सब हो रहा है, लेकिन गांव अभी भी सुरक्षित है, ये बता रहे हैं गांधी जी से दैट। यानी गांधी जी कहते हैं कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, यानी जो मन है हमारा क्या है, रेस्टलेस मतलब क्या, आसान, मन जो है मेरा आसान पक्षी है। द मोर इट गेट इट वांट इट मोर, है ना, यानी कहने का मतलब क्या यहाँ पे कि मन को जितना भी दे दीजिए क्या रहेगा, रिमेनिंग अनसेटिस्फाइड, सो वी शुड नॉट, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इन, यहाँ देखिए ड्यूलिंग इन आवर, यहाँ देखिए पोजीशन, यानी गांधी जी कहते हैं याद रखना है कि मन एक क्या है, आसान पक्षी है, इट इज गेट इट मोर, यानी जितना दीजिए वो क्या रहेगा, असंतुष्ट रहेगा। यहाँ पे रिमेनिंग अनसेटिस्फाइड, यानी क्या रहेगा, हमेशा वो असंतुष्ट ही रहेगा, कितना भी दीजिए
यहाँ पे बिल्कुल क्या रहेगा, वो असंतुष्ट रहेगा। सो वेयर शुड नॉट, यहाँ आप देखिए, इंक्लूडिंग इन आवर पेशेंस, यानी यह हमारे जुनून में शामिल नहीं होना चाहिए, इतना भी आपको लालची नहीं होना चाहिए, ये गांधी जी कहते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। तो ये समरी भी हमारा क्या होता है, खत्म होता है। तो दो गो समरी आपको याद करा दिए, समझ में आ रहा है ना, एक बार बताइए, आ रहा है चेला, एक बार बता दीजिए, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये मैरिज प्रपोजल, यहाँ पे अब मैरिज प्रपोजल के बारे में पढ़ लेते हैं। मैरिज प्रपोजल, एंटोन चेखव, याद आया बाबू, लोमो, नतालिया, याद आया ना। अब मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव, है ना, प्रपोज किया हुआ शादी का प्रस्ताव, यानी इसके लेखक कौन है, तो लिखना एंटोन चेखव है। कौन है बाबू, ए मैरिज प्रपोजल, ए मैरिज प्रपोजल यानी शादी का प्रस्ताव, है ना। ये प्यारे बच्चों इसके लेखक कौन है, तो आप बताइएगा एंटोन चेखव साहब है। ठीक है, मान लेते हैं। उनका जन्म कब हुआ, 29 जनवरी 1860 को हुआ। मर कब गए, तो 15 जुलाई 1904 को मर गए। बड़ा कम दिन जिए भाई, ज्यादा दिन नहीं जिए हैं। तो चलिए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। चलिए यहाँ पे याद रखना है कि बोर्न कब हुआ था, या बाबू 29 जनवरी 1860 को जन्मे, और प्यारे बच्चों मृत्यु कब हो गई थी, 1904 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, क्लियर हो गया। नेशनलिटी की बात करें प्यारे बच्चों, ये कहाँ के थे, तो एंटोन चेखव एगो रसियन थे। एंटोन चेखव एगो रसियन थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला आ जाइए प्यारे बच्चों, अगला आइए, अगला 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 इनका समरी स्टार्ट करते हैं। देखिए समरी में कैसे लिखना है हम आपको बता देते हैं कि ए मैरिज प्रपोजल इज एन, यहाँ पे याद रखना है कि इंटरेस्टिंग, एंड यहाँ पे याद रखना है कि इंटरटेनिंग वन एक्ट प्ले रिटन बाय, यहाँ पे देखिए फेमस ड्रामाटिस्ट, एंड यहाँ पे देखिए शॉर्ट स्टोरी राइटर रसियन एंटोन चेखव। यानी बोला जा रहा है कि एक विवाह का प्रस्ताव प्यारे बच्चों क्या है, एगो दिलचस्प और क्या है, मनोरंजन, एगो क्या है प्यारे बच्चों, क्या है, एगो ड्रामा है। ड्रामा का मतलब क्या है, नाटककार है, जिसको एगो रसियन प्यारे बच्चों लेखक एंटोन चेखव के द्वारा लिखा गया। ठीक है, क्लियर हो गया कि एक विवाह का प्रस्ताव क्या है प्यारे बच्चों को, क्या है, दिलचस्प। इंटरेस्टिंग का मतलब क्या होता है, दिलचस्प, और क्या है, एंटरटेनिंग का मतलब क्या, मनोरंजन। एगो क्या है प्यारे, वन एक प्ले, यानी एगो नाटकीय क्या है प्यारे बच्चों, ड्रामा। ड्रामा का मतलब क्या है, एगो नाटकीय है, नाटक है। और यहाँ क्या है, एगो शॉर्ट स्टोरी, जो राइटर है नाटक और शॉर्ट स्टोरी के राइटर है एंटोन चेखव, जो रसिया के हैं, उन्होंने ही लिखा है। ठीक है, क्लियर हो गया। इन दिस प्ले, यानी प्यारे बच्चों इस नाटक में, यहाँ पे याद रखना है कि द थ्री कैरेक्टर्स, यानी इस नाटक में तीन गो चेहरा है, तीन गो पात्र है। कैरेक्टर का मतलब क्या, पात्र। तीन गो पात्र है, कौन कौन, तो पहला है चोकोबो, नतालिया, लोमो। ये चोकोबो कौन होता है, नतालिया का बाप जी होता है। क्या होता है, बाप होता है, बाप जी होता है। ठीक है, और ये लोमो का क्या होता है, दोस्त होता है, बाद में जाके ससुर बन जाता है चोकोबो। ठीक है, याद रखना है। और लोमो दामाद बन जाता है। कैसे बन जाता है, हम आपको सारी चीजें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसमें तीन गो कैरेक्टर दिखाया गया है, लोमो है, चोकोबो है, नतालिया है। ठीक है, तो तीन गो पात्र है। दे ऑल आर, यहाँ पे नेगबोरी है, जो कि क्या है, एक पड़ोसी ही है। सारे के सारे क्या है, एक पड़ोसी ही है। क्लियर हो गया इतना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि दे आर, यहाँ देखिए फ्रेंड्स बाय रिलेशन, यानी वो रिलेशन में क्या थे, सब एक दूसरे के दोस्त थे, है ना। प्यारे बच्चों क्या थे, सब एक दूसरे के दोस्त थे रिलेशन में, है ना, सब एक दूसरे के दोस्त थे। देखिए दोस्त दोस्त बोलता है ना कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, और दोस्त दोस्त में क्या होता है आपको सभी पता चलेगा अभी। दे आर, यहाँ आप देखिए फ्रेंड्स बाय रिलेशन, यानी सभी के सभी क्या है, एक दूसरे के दोस्त ही हैं। लोमो लव्स नतालिया, यानी जो लोमो है नतालिया से प्यार करता था, है ना, याद रखिएगा। सो लोमो वांटेड टू मैरी चोकोबो डॉटर, यानी जो लोमो था इस चोकोबो की बेटी जो थी नतालिया, उससे शादी करना चाहता था। बट ही डज नॉट, यहाँ पे देखिए डेयर टू पुट द, यहाँ पे प्रपोजल ऑफ मैरिज, यहाँ पे याद रखें सेरेमनी बिफोर नतालिया। लेकिन वो तो प्यार करता था चोकोबो की बेटी से, बट शादी का प्रस्ताव कैसे रखे उससे ये डरता था, है ना। यानी बोला जा रहा है कि वे पेशे से संबंध से एक दोस्त थे। लोमो नतालिया से प्यार करता था, इसीलिए लोमो चोकोबो की बेटी से शादी करना चाहता था, लेकिन बट वह नतालिया के सामने शादी समारोह का प्रस्ताव रखने की हिम्मत नहीं करता था, डरता था। तो वही चीज तो हम भी आपको बता दिए। क्लियर हो गया। इसमें तीन पात्र है, कौन कौन, लोमो, चोकोबो, नतालिया। जिसमें चोकोबो क्या होता है, नतालिया का बाप जी होता है, बाप होता है, पिताजी होता है, और लोमो का ससुर जी होता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए, तो यहां पे आपको समझ में आ गया इतना। अब चलिए आगे बढ़िए कि नतालिया फादर, यानी नतालिया का पिता कौन है, चोकोबो, ऑल्सो वांट हिज डॉटर
टू मैरी लोमो, आह बाप, यानी जो नतालिया का पिताजी है कौन, चोकोबो, वो क्या हमेशा चाहता था कि जो हमारी नतालिया है इसकी शादी लोमो से हो जाए, बट ही डज नॉट फाइंड टू वे, यानी वो उसको रास्ता कोई नहीं मिलता था कि हाउ टू मेक हिज डॉटर एग्री विथ हिज प्रपोजल, यानी उसको कोई रास्ता नहीं सूझता था कि वो इस प्रस्ताव को कैसे मंजूरी दिलाए, है ना। ये हम अपना हिंदी कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इनका हिंदी सुनिए कि नतालिया के पिता यहाँ पे याद रखें कि चोकोबो भी चाहते थे कि उनकी बेटी लोमो से शादी कर ले, लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझता था कि वो अपनी बेटी की प्रस्तावना के लिए कैसे सहमत करे, कैसे मनाए, है ना। तो वही तो बात है कि नतालिया फादर चोकोबो ऑल्सो वांट टू डॉटर टू मैरी लोमो, यानी नतालिया के पिताजी चाहते थे कि जो नतालिया की शादी हो किससे हो, लोमो को, बट डज नॉट फाइंड, यानी वो नहीं ढूंढ पाते थे, कोई भी रास्ता नहीं निकाल पाते थे कि कैसे मेक हिज डॉटर एग्री का मतलब क्या, मना है इस शादी के लिए, है ना। वन डे लोमो कम टू द, यहाँ देखिए, हाउस ऑफ दिस फ्रेंड, हिज फ्रेंड चोकोबो, यानी एक दिन लोमो क्या हुआ, अपने दोस्त चोकोबो के घर पहुंचा एंड टेल्स एवरीथिंग अबाउट हिज मैरिज ऑफ नतालिया एंड हिम, यानी एक दिन क्या हुआ कि लोमो पहुंच गया चोकोबो के घर। अब चोकोबो के घर जाया, अब चोकोबो भी चाहता था कि हाँ लोमो से शादी हो जाए, 35 साल का भले लोमड़ा है लेकिन इससे शादी हो जाएगा तो सही रहेगा, इससे शादी होगा तो सही हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया रहेगा। तो क्या हुआ, एक दिन लोमो खुद पहुंच गया इसके पास, क्योंकि ये दोनों दोस्त हुआ करते थे, दोस्ती की बेटी थी, ये दोस्त की ही बेटी थी, नेक्बोरियस थी, है ना, माने पड़ोसी थे, मान लीजिए पड़ोसी की ही बेटी थी, है ना, और ये आपस में दोस्त हुआ करते थे। पहुंच गया, अब देखिए चोकोबो भी चाहता था कि हाँ मेरी बेटी जो नतालिया है लोमो से कर ले, लोमो भाई पैसा वाला था, लैंड ओनर था, है ना। तो यहाँ पे प्यार बच्चों ये भी चाहता था हो जाए, लेकिन क्या हुआ क्या कि एक दिन लोमो पहुंच गया घर उसके, अब बताने लगा कि हाँ तहार बेटी हमार शादी करा देता तो बहुत अच्छा रहे, बताता है कि बहुत प्यार करे नहीं तारा बेटी से, है ना, ऐसे ऐसे बताता है। वो इंग्लिश में बताता होगा, हम लोग भोजपुरी में अनुवाद कर रहे हैं, तो ऐसे बताता है कि हाँ हम लोग शादी, मतलब हम तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं, मतलब यू प्यार वार करते हैं, ये बता देता है ना। यहाँ पे चोकोबो टेल एवरीथिंग अबाउट मैरिज, यानी शादी के बारे में नतालिया और अपने बारे में बता देता है। चोकोबो बिकम वेरी हैप्पी, आई बाप, यहाँ पे सुनिए चोकोबो ये सुन के, पहले से क्योंकि चोकोबो चाहता था कि इससे शादी हो जाए, अब चोकोबो ये सुनता है और खुश, आनंद आ जाता है, बहुत खुश होता है कि जो हम चाहते थे ये लोमो भी आके बोल रहा है कि हाँ शादी के लिए। तो ये क्या होता है, ये जो सुनता है ना, तो प्यार बच्चों चोकोबो बिकम वेरी हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होता है, टू नो अबाउट हिज मैरिज प्रपोजल, यानी जब शादी के बारे में सुनता है ना तो प्यार बच्चों बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। कौन, तो प्यार बच्चों लड़किया का बाप चोकोबो, है ना, याद कर लेना है। अगला कि वन डे, एक दिन लोमो कम टू द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड, यानी एक दिन क्या हुआ, लोमो अपने दोस्त के घर पहुंचा, बाई चांस नतालिया कम देयर, बाई चांस क्या हुई, अचानक से क्या हुई, नतालिया वहां पे पहुंच गई, क्या हुआ, संयोग से नतालिया भी आ जाती है वहां पे। लोमो एंड नतालिया बिंग, यहाँ देखिए डिबेट का मतलब बातचीत, है ना, डिबेट करने लगे किसको, तो देयर डॉग्स को लेके, लिप एंड गोस के लेके, है ना, यानी दो कुकुर था, उसका कुकुर था, उसका कुकुर था, अब अपने कुकुर को लेके बात करने लगे, डिबेट करने लगा। अब ये डिबेट इतना बढ़ गया कि प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखने की स्प्रेड, यहाँ पे क्या लिखा है, स्प्रेड अप टू द, यहाँ आप देखिए ऑनरशिप, यानी ये कहां तक चला गया, नतालिया और कुत्ते के लिप के और गैस के बीच बहस शुरू हुई, बहस यहाँ पे देखिए उनकी जमीन के मामले में यहाँ पे मालिकाना हक तक मतलब फैल जाता है। वो क्या होते हैं प्यार बच्चों, दे यहाँ देखिए स्टार्टिंग यहाँ पे साउटिंग, यानी वो चिल्लाने लगते हैं। अब मान लीजिए अपना कुकुर के बारे में बताते बताते बात करते करते अब किस पे पहुंच जाते हैं, तो मालिकाना हक पे पहुंच जाते हैं, दोनों झगड़ा करने लगते हैं। आए थे कुछ काम के लिए, मतलब आज झगड़ा करने लग जाते हैं। उसी को देखते हुए जो प्यार बच्चों हैविंग यहाँ पे क्या हार्ड द साउट, यानी प्यार बच्चों क्या खूब यहाँ पे याद रखना है कि बहुत ज्यादा, यह सुनकर यहाँ पे याद रखना है कि बहुत ज्यादा वो लोग क्या करने लगते हैं, यहाँ पे याद रख लेना, मतलब याद रखना है कि वो लोग बहुत ज्यादा चिल्लाने लगते हैं, डिबेट करने लगते हैं, यानी चिल्ला चिल्ला के बात करने लगते हैं, बहस होने लगता है बहुत ज्यादा। यहाँ पे याद रखना है कि चोको वो बिकॉम, फिर चोको वो क्या करता है कि यहाँ पे याद रखना है कि फेंटेड एंड, यहाँ पे याद रखना है कि प्रेंटेंस टू बी, यहाँ पे देखिए ड्राइंग एंड, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एप्लीस, यहाँ पे याद रखना है कि एपियल्स टू लोमो एंड, यहाँ पे देखिए नतालिया, है ना, यानी क्या करता है कि और मरने का नाटक करने लगता है। अब देखता है कि ये सब दोनों झगड़ा कर रहा है तो बुढ़वा धाए से गिर जाता है, बुढ़वा धाए से गिर जाता है और गिर के मरने का नाटक करने लगता है। कौन, तो लोमो का जो मतलब नतालिया का जो बाप होता है वो, ये लोग दिखता है कि अरे ये तो बहस करने लगा, कुछ आया था और काम के लिए, अब कुछ और के लिए बहस होने लगा।
डिबेट होने लगा तो धाए से गिर जाता है, गिर के क्या बेहोश होने का नाटक करने लगता है, सब चीज करने लगता है। यहाँ पे टू लोमो एंड नतालिया टू एक्सेप्ट द मैरिज, यहाँ पे प्रपोजल। यहाँ पे क्या होता है जब नाटक करने लगते हैं तो लोमो और नतालिया शादी का प्रस्ताव रखते हैं बुढ़वा, और ये लोग क्या कर लेते हैं कि दोनों क्या करते हैं कि आपस में क्या कर लेते हैं, इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है ना। इसी तरह प्यार बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि इन दिस वे यानी इसी तरह देयर डिबेट यानी जो डिबेट था यहाँ पे टर्न्स इनटू यानी बदल गया किस में, मैरिज में। इस झगड़ा किस में बदल गया, प्यार में बदल गया, झगड़ा किस में बदल गया, शादी में। क्यों? क्योंकि बुढ़वा जानबूझ के बेहोश हो गया। अब बेहोश हो गया और उसी में बोलने लगा कि प्रपोज एक्सेप्ट करो, शादी इससे कर लो, खुश रहोगी। हो गया शादी, बस बात खत्म। तो ये 3 समरी आपको याद रखना है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बाकी और 2-3 समरी देंगे जो आपको याद करना है। तो प्यारे बच्चों क्लास कैसा लगा ये आप लोग बता दीजिएगा 100%, ठीक है, कि आपको ये क्लास कैसा लगा है। ठीक है, 3 समरी जो दिए हैं कैसा लगा। बाकी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और प्यारे बच्चों PDF नोट्स आप प्राप्त कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में शाम में 6:30 बजे हिंदी का क्लास होगा और मिलते हैं उसमें। और आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।